बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो फ़िलासफ़ी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो बहुत इंटरेस्टिंग फ़िलासफ़ी है, एंड दैट इज़ प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। और इसमें बहुत कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं इस शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि ये फ़लसफ़ा किसने पेश किया है और इसके साथ साथ इसके सपोर्टर कौन है, और एम ऑफ एजुकेशन क्या है, करिकुलम क्या है, यानी निसाब कौन सा रिकमेंड करता है ये फ़लसफ़ा, और इसके साथ साथ रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए, इवेल्युएशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, और क्या ये एप्लीकेबल है हमारे इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, दिस फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, आई मीन प्रोग्रेसिविज़म और नॉट। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू नो अबाउट व्हाट एक्चुअली इज प्रोग्रेसिविज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फ़लसफ़ा क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोग्रेसिविज्म जो फ़लसफ़ा है या इट्स अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये किससे कंसर्न है। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये फ़लसफ़ा सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है, सबसे ज़्यादा फोकस करता है, यानी जोर देता है लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। यानी बच्चों को जो कुछ भी आपने सिखाना है, वट एवर यू आर गोइंग टू टीच योर स्टूडेंट, दैट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। यानी आपने उनको एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाना है, उनको इस काबिल बना देना है कि वो खुद काम करें। लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे और फिर उससे सीखेंगे। ये इस पे ज़्यादा फोकस करता है प्रोग्रेसिविज्म फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है, जो उनकी दिलचस्पियां हैं, उसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स के नीड्स हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं। ये फ़लसफ़ा इस पे ज़ोर देता है कि एक टीचर को स्टूडेंट की दिलचस्पियां जो हैं, जो इंटरेस्ट है, उनके नीड्स हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, इसको जहन में रख के उनको टीचिंग करनी है और उनको आपने सिखाना है, बच्चों को आगे लेके जाना है। आप जो भी बताना चाहते हैं तो उसके पीछे बेसिकली आपने क्या करना है एज ए टीचर, कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट, उनकी नीड्स को हर हाल में जहन में रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोग्रेसिविज्म फ़िलासफ़ी एक्चुअली फोकस करती है और ये जोर देती है, रिकमेंड करती है कि स्टूडेंट बेस्ट सीख सकते हैं, लोग बेहतरीन लर्निंग कर सकते हैं अगर आप उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़रूरियात, उनकी नीड्स, उनकी इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। यानी सामने कैसे रखेंगे, एक टीचर को हर हाल में ये जानना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी दिलचस्पी एक्चुअली है क्या। और आप जानते हैं एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्राम अदर इंडिविजुअल, देयर आर सो मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये जो इनफरादी इख्तलाफात हैं, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है, इसका इल्म होना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फ़िलासफ़ी, प्रोग्रेसिविज्म फ़िलासफ़ी, इसी के ऊपर तो जोर देती है। तो जनाब, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि सपोर्टर कौन से हैं, यानी कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बुनियादी काम कौन सा है, किसका है प्रोग्रेसिविज्म फ़िलासफ़ी से रिलेटेड। तो आप ज़हन में रखेंगे कि जॉन ड्यूई सबसे बुनियादी नाम है इस फ़लसफ़े में जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और जॉन ड्यूई को सपोर्ट किया है बहुत सारे लोगों ने, जिसमें एक नाम आता है विलियम जेम्स का और विलियम किलपैट्रिक का। तो ये सपोर्टर हैं, जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है कि जॉन ड्यूई का जो काम है, जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं कि इस फ़लसफ़े को, प्रोग्रेसिविज्म फ़िलासफ़ी को किस तरीके से आपने एप्लीकेबल बनाना है और इसको यूज़फुल बनाना है, एक प्रैक्टिकल सेंस में बच्चों को किस तरीके से आपने आगे लेके जाना है और पढ़ाना है। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं जॉन ड्यूई के फ़लसफ़े को। तो यहाँ मैं आपको जॉन ड्यूई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेश करता चलूँ, जो बहुत ज़रूरी है। जॉन ड्यूई एक्चुअली अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं और इसके साथ साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी जो फ़िलासफ़ी है, जो बेस करती है प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी पे। यानी ये कहते हैं कि प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी जो एक्सपीरियंस पे बेस करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस करती है, चेंज पे बेस करती है, तब्दीली के ऊपर बेस करती है, वहाँ से असूल को लेकर आप क्या करेंगे कि एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करेंगे और जब एजुकेशनल फील्ड में उसकी एप्लीकेशन करेंगे, उसका इतलाक़ करेंगे, तो ये फ़िलासफ़ी कहलाएगी प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہلاتے ہیں فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، ان کا بہت کام ہے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹروڈیوس کیا پروگریسو میتھڈ آف ٹیچنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرینیلزم میں گریڈ بکس کے اوپر کام کیا گیا تھا اور ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ بچوں نے جو سیکھنا ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے کریکولم میں، گریڈ بکس، یہ ڈسکس کیا گیا تھا پیرینیلزم میں. تو انہوں نے کہا گریڈ بکس کا حوالے سے آپ ان کو پڑھا تو دیں گے بچوں کو، لیکن پریکٹیکلی ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی. تو کیسے ہوگی پھر؟ تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو پریکٹیکلی کام کروانا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ. جب بچے پریکٹیکلی کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھیں گے. تو یہ کچھ جان ٹی وی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. So now I am going to share some characteristics of progressivism philosophy with you. اور وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ زور دیتا ہے کہ emphasis on learning by doing، جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے بچوں کو اس قابل بنا دینا ہے، ایسی انوائرمنٹ دینی ہے، ایسی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرنی ہے، ایسا ماحول دینا ہے جس میں بچے خود کام کر کے سیکھنے کے قابل ہو سکیں. اس کے بعد ہینڈز آن پروجیکٹ، ڈفرینٹ پروجیکٹس آپ نے دینے ہیں بچوں کو، وہ پروجیکٹ کریں گے، جیسے کرتے جائیں گے ان کی لرننگ میں اضافہ ہوتا جائے گا اور وہ سیکھتے جائیں گے، نالج گین کرتے جائیں گے. دین کمز ایکسپیرینشیل لرننگ، ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس دیں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایکسپیریمنٹس کریں، تجربات کریں، اور وہاں سے پھر ان کی ایکسپیرینشیل لرننگ ہوگی. ایکسپیرینس سے سیکھیں گے، ایکسپیریمنٹ سے سیکھیں گے. اور انہوں نے پیش کیا ایک کنسپٹ جو تھا انٹیگریٹڈ کریکولم، یعنی مربوط کریکولم، جس میں ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، انٹیگریٹڈ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم سالونگ میتھڈ ہونا چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ کو اپلائی کرنا چاہیے. اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ بہترین آپ انوائرمنٹ دیں اور بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کریں، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، ان کی پرسیپشن بہتر ہو، اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کی لرننگ پراپر ہو، تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پرابلم سالونگ میتھڈ از دا بیسٹ میتھڈ ٹو یوز. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو کریٹیکل تھنکر بنائیں، وہ تنقیدی نقطہ نظر سے چیزوں کو سیکھیں، ہر ایک اینگل سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں. اور اس کے بعد یہ گروپ ورک کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو گروپ ورک دیں، ایکٹیویٹیز پرووائڈ کریں، بچوں کو گروپ میں بٹھا دیں، ان کو کوئی ٹاسک دے دیں اور اس کو پھر وہ پرفارم کریں، جسے آپ ایکٹیویٹی میتھڈ بھی کہتے ہیں، گروپ ورک بھی کہتے ہیں. تو اس سے بچوں کی سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہ انہانس ہوتی ہیں. اس طریقے سے وہ بہت کچھ لرن کرتے ہیں، بہت کچھ گین کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کولیبریٹو لرننگ کے حوالے سے بھی اپنے ریکمنڈیشن پیش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جب آپ کام کریں گے، اکٹھے کام کریں گے، کولیبریشن سے کام کریں گے تو زیادہ بہتر سیکھیں گے. کوآپریٹو لرننگ کا کنسیپٹ یہ بتاتے ہیں کہ کوآپریشن ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا تعاون ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس طریقے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، گروپ ورک میں کام کرتے ہیں، کوآپریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کولیبریٹو کام کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں اور ایسی انوائرمنٹ دیتے ہیں بچوں کو، تو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے. سوشل رسپانسبلٹی بچوں میں ڈیولپ ہوگی، ڈیموکریسی ڈیولپ ہوگی، ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ پروموٹ ہوں گی، اور ایک دوسرے کا احترام آئے گا، ایک دوسرے کی بات کو سیکھنے کا، سننے کا ایک جذبہ ان کے اندر آئے گا. تو یہ چیزیں بھی ضروری ہے کہ ڈیموکریسی کس طریقے سے، یعنی آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کے حقوق و فرائض کیا ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ نے کہاں پہ خاموش ہونا ہے، اور دوسرے کی بات کو بھی ویٹیج دینا ہے، آپ نے ان کی بات کو بھی آپ نے سننا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ڈیموکریٹک نیچر اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو ڈیولپ کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور کب ہوگا؟ جب آپ پروگریسیوزم فلسفی آف ایجوکیشن سے بچوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور یہ ساری باتیں اس کی امپلیمنٹیشن آپ کریں گے. تو اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل پروگریسیوزم کے حوالے سے. ایجوکیشنل پروگریسیوزم میں ایک بلیف یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیس کرنی چاہیے ایسے پرنسپل کے اوپر کہ جس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ ہیومنز جو ہیں، انڈیویجولز جو ہیں یا بچے جو ہیں، وہ سوشل اینیمل ہیں، وہ معاشرے کا حصہ ہیں، وہ معاشرے میں رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور اس میں جو ریئل لائف ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے ان کو پریکٹیکلی آپ اویئرنیس دیں گے، آگاہی دیں گے کہ ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، تاکہ وہ ایک اچھے شہری بھی بن سکیں، ایک اچھے اسٹوڈنٹ بھی بن سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک
दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छे इंडिविजुअल बन सकें। उसने किस तरीके से बेहतरीन अपना रोल प्ले करना है, कहीं भी वो हैं, कहीं भी जॉब करते हैं एज ए एम्प्लॉय किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, घर में हैं तो घर में कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो वहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी क्या है और कैसे अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ आप उनमें इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बारे में उनको बताएंगे। तो ये फ़िलासफ़ी, प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इस तरफ ज़्यादा फोकस करती है। तो दूसरी बात जो है वो ये रिकमेंड करते हैं कि जो स्किल्स हैं, टूल्स हैं लर्निंग के, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें साइंटिफिक इंक्वायरी है, इसको आप इनके ज़रिए किसी चीज़ के कंक्लूजन की तरफ जाएं। यानी कोई भी आइडिया था जो पेरेनियलिज्म और आइडियलिज्म में जो बताया जाता था कि डिफरेंट आइडियाज़ हैं और सदियों से चल रहे हैं और आपने जस्ट फॉलो करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये फ़लसफ़ा क्या रिकमेंड करता है कि वो डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं उनको आप प्रैक्टिकल सेंस में देखें कि वो एप्लीकेबल हैं या नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, उसको आप वेरीफाई कर लें बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, रीजनिंग के साथ, दलाइल के साथ और लॉजिक के साथ। साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए आप प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप उसको लेके जाएं आगे और कंक्लूजन तक पहुँचें। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी, इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जैसे हम बात कर चुके हैं कि कोऑपरेटिव बिहेवियर है, सेल्फ डिसिप्लिन है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और स्कूल्स की ज़िम्मेदारी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्या ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है कल्चर। हमारा कल्चर क्या है, हमारी रिवायात क्या हैं, रस्म व रिवाज क्या हैं, सोसाइटी तक। लेकिन इसमें चेंजिंग वर्ल्ड जो है, ये दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया में स्टैंडर्ड तब्दील हो रहे हैं, उसको सामने रखकर, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने देखना है कि पहले वाली चीज़ें अब क्या एप्लीकेबल हैं, क्या यूज़फुल हैं, उनकी अफादियत है या नहीं है। अगर है तो उसको आप अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। ये फ़लसफ़ा इस तरफ आपकी रहनुमाई करता है। सो नाउ कम्स एम्स ऑफ एजुकेशन। प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी में तालीम का एम क्या है, मकसद क्या है एजुकेशन का? तो बहुत सारे मकासद हैं। सबसे पहले आपने ओवरऑल इंडिविजुअल की, एक फ़र्द की, एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। यानी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को परवान चढ़ाना इसमें शामिल हो जाएगा और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसके ऊपर आप फोकस करते हैं। एक टीचर का फोकस ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की, चाइल्ड की, स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करनी है, कोऑपरेटिव बिहेवियर कैसे डेवलप करना है, सोशल पार्टिसिपेशन किस तरीके से आपने उसके ऊपर काम करना है, और इसके साथ साथ होल पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है एक बच्चे की, जिसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। हर एक एंगल से आपने जहन में रखना है कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन है जो प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन रिकमेंड करती है। अब हम बात करने लगे हैं कि करिकुलम क्या रिकमेंड किया जाता है इस फ़लसफ़े के मुताबिक प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में। तो निसाब कैसा होना चाहिए? करिकुलम में ये रिकमेंड करते हैं कि एक्चुअली ऐसी एनवायरनमेंट बच्चे को दी जाए कि जिसमें बच्चा डेली लाइफ में प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सलूशन की तरफ जाए। यानी वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को यूज़ करे, रिफ्लेक्शन करे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, खुद से काम करे, लर्निंग बाय डूइंग को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सीखे। और इसके साथ साथ करिकुलम में ये रिकमेंड किया जाता है कि जो बुक्स हैं वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है। बुक्स एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग आपको देती हैं, लेकिन असल में आपको जो पता चलता है वो प्रैक्टिकल काम करके सीखते हैं। आपको जो एनवायरनमेंट मिलती है उसमें जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, आप ग्रुप वर्क करते हैं, आप सोसाइटी के साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं, तो वहाँ से आपके जो एक्सपीरियंस होता है उससे आप सीखते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करता है करिकुलम प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी का। और इसके साथ साथ इसमें स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को सामने रख के करिकुलम बनाना चाहिए। निसाब ऐसा होना चाहिए कि आपने बच्चों की जो इंटरेस्ट हैं, उनका मोटिवेशन लेवल है, उनकी जो नीड्स हैं, उनको आप सामने रख के डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसका फ्यूचर सोशल एक्शन क्या है, आपने आगे जो करना है फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी ध्यान में रखते हैं। इसके साथ साथ एक और बात कि जब भी निसाब बनाना है, करिकुलम डिज़ाइन करना है, तो जो करिकुलम
डेवलपर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको चाहिए कि बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों की मोटिवेशन और बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो डेफिनेटली आप निसाब फिर वैसा नहीं बना सकेंगे जिसकी यूटिलिटी होगी, जिसकी प्रॉपर एप्लीकेशन होगी। अगर आप जानते होंगे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को और नीड्स को, तो अकॉर्डिंगली आप ऐसा निसाब प्रिपेयर करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी ऑफ progressivism. Now we are going to discuss about method of teaching according to this philosophy of progressivism. तो method of teaching कैसा होना चाहिए? इसमें प्रोजेक्ट मेथड है, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं बच्चों को, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी बच्चों की, जिस पे वो उनकी लर्निंग प्रॉपर होगी। इसके बाद डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं, उससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं, आप बहुत सारा कंटेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन मेथड है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप वर्क है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप ग्रुप एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जिसमें कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन ज़्यादा बढ़ेगी और बच्चे सीखेंगे। इसके बाद रोल प्लेइंग है, उसको इस्तेमाल करके आप पढ़ा सकते हैं। डिबेट्स करवाई जा सकती हैं, डिबेट बहुत ज़रूरी है। डिबेट करवाएंगे तो बच्चे अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो खुल के सामने आएगा। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्लैरिटी के साथ वो पेश कर पाएंगे। इसके बाद इंक्वायरी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उनको आप रीजनिंग, दलील के साथ बात करना, मंतक के साथ, लॉजिक के साथ, ताकि ये जो डिसिप्लिन्स हैं उनके, इनको भी परवान चढ़ाया जा सके। इसके बाद डिस्कशन है, डिस्कशन आप करते हैं, बेहतरीन डिस्कशन कैसे करनी है, उसमें आपने डिफरेंट आर्गूमेंट्स कैसे पेश करने हैं, दलाइल से कैसे बात करनी है, इससे बहुत लर्निंग होगी उनकी अगर आप इसको अप्लाई करते हैं एज ए मेथड ऑफ टीचिंग। और फिर प्रॉपर प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करना है, दैट इज़ द बेस्ट सूटेबल इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड इन दिस क्लासरूम सिचुएशन, तो आप बेहतरीन तरीके से एज ए टीचर उनको पढ़ा सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी? एक उस्ताद का रोल क्या होगा, एक टीचर का रोल क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? तो इसमें सबसे बुनियादी जिम्मेदारी टीचर की बताई जा रही है कि एज ए फैसिलिटेटर उसका रोल है, यानी उसने फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी है, उसने हेल्प करनी है, उसने बच्चों को मदद प्रोवाइड करनी है। जहाँ पे वो डिफ़िकल्टी फील करेंगे, प्रॉब्लम फील करेंगे, इशू फील करेंगे, हर्डल होगा, तो वहाँ पे टीचर की ज़िम्मेदारी क्या है कि उसने फैसिलिटेट करना है बच्चों को, ताकि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। एज ए गाइड उन्होंने अपना रोल प्ले करना है, यानी गाइडेंस और काउंसलिंग करनी है प्रॉपर बच्चों की। इसके साथ साथ स्टूडेंट की इंटरेस्ट को हमेशा मद्देनज़र रखना है, और करिकुलम डेवलपमेंट में जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को ज़रूरत है टीचर की हेल्प की, तो उन्होंने गाइड करना है अकॉर्डिंगली। और आपने स्टिमुलेट करना है डायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस, यानी जिससे बच्चे प्रैक्टिकली खुद सीख सकें। ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर दें। आप एज ए टीचर क्लास में खड़े हैं तो ग्रुप वर्क में डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे दें, टास्क दे दें और बच्चों को बिठा दें, और बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हों और आप वहाँ पे चल फिर रहे हों, उनको गाइड कर रहे हों, उनके पास जा रहे हों, उनसे पूछ रहे हों, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ आप आगे एक कदम मज़ीद आगे बढ़ा के उनको हल करने की तरफ जा रहे हों। तो ये जो फैसिलिटेशन है, ये जो गाइडेंस है, ये जो काउंसलिंग है, ये जो अंदाज़ है टीचिंग का, ये आप अप्लाई कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और इस तरह से आप एज ए टीचर अपना रोल बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिर में आपने ये सोचना है कि क्या हुकूमत आपको बजट देती है इतना जिसमें आप ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें बच्चे को। प्रैक्टिकली अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो फिर डिफरेंट लैब्स बना सकें, प्रैक्टिकली आप चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, वहाँ पे आप काम करवा सकें। उसके हवाले से बहुत एक बड़ा बजट होना चाहिए। क्या ये एप्लीकेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, इसको हम कर सकते हैं अपने इस सिचुएशन में? और हर मुल्क ने देखना है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड हैं, ताकि हम इस फ़लसफ़े के मुताबिक बच्चों को पढ़ा सकें और जो मतलूबा रिज़ल्ट्स हासिल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एंड अदर सपोर्टर्स ऑफ दिस फ़िलासफ़ी, वो हम अचीव कर सकें प्रॉपरली। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।